चलता दुनिया मान से चलता। अब गीता का इंटरव्यू ले लीजिए एक दिन। मैं पहले लिखता हूँ। अरे नीचे तक पॉज कीजिए। पॉज कीजिए। लीजिएगा देश दिशा वाली सब छोड़ दीजिए उसे। बस खाली तुरंत। नमस्कार, आप जैन कमल जी हैं, देश के जाने माने कला संपादक, चित्रकार, टाइपोग्राफी एक्सपर्ट और बहुत सारे जो अक्षर हैं, जो टाइप है, फ़ॉन्ट है, उन फ़ॉन्ट के निर्माता हैं। देश के 60 से अधिक अखबारों का इन्होंने कायाकल्प किया है और जब सेंसर बोर्ड के सदस्य के नाते हजारों फिल्मों पे इनके हस्ताक्षर हैं और बहुत सारे काम ये कर रहे हैं। नवोकार मंत्र पे काफ़ी अच्छा काम किया है और उसकी चर्चा है, देश विदेश में ख्याति है। तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। अब बातचीत के क्रम में इनकी यात्रा के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल तो कमल जी ये नमस्कार आप सभी लोगों को कि जैन कमल जो है एक के बाद एक इतने सारे काम कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, सफल भी होते हैं, लेकिन बेचैन रहते हैं हमेशा। ये बेचैनी का कारण क्या है? बेचैनी का एक ही कारण है कि अगर आप 70 mm स्क्रीन में कुछ चीज को देखते हैं तो दूसरे दिन अच्छी हो जाती है। आज मैंने देखा काठियावाड़ी फिल्म का रिव्यू, तो देखा एक बच्ची जो है फिल्म में एक कैरेक्टर को लाके एकदम वर्ल्ड में आज टॉप पे चली गई। लेकिन अखबारी दुनिया में, 2 डायमेंशन की दुनिया में काम करके बहुत कुछ करने को दिल बेताब रहता है। भारत माँ को हम आज के दिन 70 साल की आज़ादी के बाद कैसे बचा पाए, अपने लिटरेचर से, अपने अक्षरों से, अपने ज्ञान से, इस बात को लेके बहुत चिंता रहती है। और चिंता इतनी रहती है कि सुबह 5 बजे तक मैं उस चिंता को खत्म करने के पीछे लगा हूँ, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है हमसे। पहला मैंने अक्षरों को लेके जो काम किया, 10 करोड़ से ज़्यादा बीजा अक्षरों को लेके, जिससे मंत्रों का संचार हो रहा है व्यक्तित्व में, समाज में, साधु लोगों में, गण में, पूरे विश्व को प्योर करने की जो बातें हैं, जो संस्कार वाली बातें, वो सभी बातें की गई हैं नमोकार मंत्र में। लेकिन अच्छा, नवोकार मंत्र की आप बात आपने की। हाँ। आप निश्चित जैन धर्म से आते हैं, आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि जैन धर्म की है और आपने अपने नाम के आगे ही जैन लगा के रखा है। लेकिन आप ये बताएं कि आप बहुत कम उम्र में, शायद 9 साल के थे, तो आपने नवोकार मंत्र का चित्रण किया। एक कैलियोग्राफी में मैंने नमोकार मंत्र किया और 20 कॉपी बनाई। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ तक पहुँचने में 9 साल में एक बड़ा काम शायद उस वक्त नहीं लगा होगा, आज लेकिन लगता है कि बहुत बड़ा काम आपने किया। ये करने की प्रेरणा कैसे आई आपके, किस तरह से आपने किया? मुझे लगता है मेरे माँ बाबूजी बंगाल के हैं और मेरा जन्म नंदलाल बोस के गांव मुंगेर में हुआ है,
जिनकी रचनाएं वाटर कलर आज भी शांति निकेतन में देखने को मिलती हैं। तो मुझे लगा कि मेरे पेट में एक प्रकार का कीड़ा है, कैलिग्राफी का, अक्षरों का, कलर का, समझ का, वो सभी बातें जो है उसमें आ गई। और आज गूगल में, वर्ल्ड में जैसे आप नमोकार लिखेंगे, उस कैलिग्राफी में बनी हुई नमोकार मंत्र जो 11 साल 10 साल के बच्चे ने ड्रॉ किया था और विश्व के कोने कोने में वो चली गई है। कारपेंटर से लेके, क्राफ्ट से लेके, आर्किटेक्ट से लेके उसको इंग्रेव करके अपने घरों में लगा रखे हैं। मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। अभी धीरे धीरे बेंगलोर गया, दुबई गया और सब जगह गया तो देखा घरों में मेरा नमोकार मंत्र सभी के व्हाट्सएप के इसमें प्रोफाइल में सब जगह लगा है। तो मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि रजिस्ट्रेशन, कॉपीराइट और एक्ट क्या होता है, जो बाद के समय में मुझे इन सब बातों की समझ आई। लेकिन अपने देश में मुझे लगता है कि किसी भी बात की कोई इज्जत नहीं है। आज प्रधानमंत्री बोल रहे हैं अक्षर के बारे में, उनका लेटर हेड मैंने देखा, जो गुजरात का लेटर हेड उनका है जहां उनकी लिखावट लिखी है, प्राइम मिनिस्टर का लेटर हेड है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। प्राइम मिनिस्टर के लेटर हेड आज के दिन 13 बार उन्होंने बदल लिया है पीएमओ ऑफिस ने। क्यों? क्योंकि उनको समझ नहीं है, पीएमओ ऑफिस को समझ नहीं है कि हमारे प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को विश्व में किस तरह के अक्षरों से रिप्रेजेंट किया जाए। अगर अमेरिकन आज 50 साल के इतिहास का लेटर देखें उनका, तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के, चाहे बुश हों, चाहे आज के लोग हों या अभी जो आए वो हैं, आप सभी को अगर गौर से देखें तो उनका एक ही फॉन्ट अमेरिकन टाइपराइटर आज 50 सालों से अमेरिकन व्हाइट हाउस में यूज होता है। क्यों? हम बिछड़े हुए हैं और आज भी बिछड़े हैं और कल भी बिछड़े रहेंगे। इस बात का जलन सोने नहीं देता है। तो कहीं न कहीं उस वक्त भी बेचैनी रही होगी। एक धर्म, पारिवारिक एक पृष्ठभूमि है, वहाँ आपके मन में भी सब कुछ बातें रची बसी होंगी और आपने उसका किया। लेकिन एक लंबा अंतराल हो गया, फिर आपने कला की पढ़ाई की। तो पढ़ाई करने के बाद अब एक लंबा समय जो है, लंबे समय तक आपने पत्रकारिता को दी। तो जो जैन कमल या बच्चा जो था तरुण, उसने जो नमोकार मंत्र का जो चित्रण किया कैलिग्राफी के, फिर बहुत लंबा समय हुआ, लंबे समय तक आप तरह तरह के काम करते रहे। तो ये जो धर्म वाली जो चेतना थी, सुसुप्त पड़ गई थी क्या, या किस तरह से इतना लंबा इंतजार किया? धर्म वाली सुसुप्त नहीं पड़ गई। वो लगता है एक वोकेबलरी, एक चैप्टर है मेरी लाइफ का, जो 45 साल के बाद पनपा बीज। और मैंने मंत्रों पे रिसर्च किया। गायत्री मंत्र क्या होता है, गुरुवाणी क्या होता है, अजान क्या होता है, हनुमान चालीसा क्या होता है, गायत्री मंत्र क्या होता है, सबको खूब बारीकी से समझने की कोशिश की। जैन इसलिए नमोकार लिया ऐसा नहीं है। नमोकार इसलिए लिया, इसमें जब नमो अरिहंतानम बोलते हैं तो विश्व के सभी गुरु को, सभी नॉलेजेबल लोगों को हम नमन करते हैं। गायत्री मंत्र में हम गायत्री जी की चर्चा कर रहे हैं, हनुमान चालीसा में हम हनुमान की चर्चा कर रहे हैं, अजान में हम मोहम्मद की चर्चा कर रहे हैं, उनके दिए हुए वाणी को लेके हम सलाम करते हैं, यूज में। तो ये जो नमोकार मंत्र है, ये सभी धर्म के ऊपर का मंत्र है। इसलिए मैंने इस 5 लाइन को लेके खेलना शुरू किया, वो भी लंबे अंतराल के बाद। तो जो 11 साल के बाद आपने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद पत्रकारिता, तो ये जो यात्रा है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? आपके व्यक्तित्व के विकास में इनकी भूमिका क्या है? नहीं, कोई विकास आज तक मेरा नहीं हुआ है, क्योंकि मैं जब बनारस आया तो मुझे नेशनल अवार्ड मिला ललित कला एकेडमी से। अमृतलाल नागर जी से मुझे अवार्ड मिला। मेरे माँ बाबूजी ट्रेन में चल के लखनऊ आए, लाल बारादरी में, और मेरा सम्मान हुआ वहाँ के टेलीविजन। ये 1979 की बात है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ। अच्छा, पटना कला महाविद्यालय से उसको लात मार दिया मैंने, और मैं आज भी लात मार रहा हूँ। क्यों? लेकिन वो बेचैनी है। वो बेचैनी इसलिए है कि पांडे सुरेंद्र चोर है, ऐसा दीवार पे बच्चों ने लिखा, क्योंकि पढ़ाई होती नहीं थी। और आज वहां के शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि मैं सब कुछ कर दिया हूं। 10 दिन पहले मैंने टेलीविजन पे एक नया शिक्षा मंत्री को देखा। मरे हुए लोग हैं,
समझते नहीं है बिहार क्या है। एक कंप्यूटर नहीं है कॉलेज में, एक एक्सपोज करने के लिए प्रोजेक्टर नहीं है कॉलेज में, पढ़ाने के टीचर्स नहीं है, बाहर के सीनियर मोस्ट टीचर्स को इनवाइट नहीं करते हैं, इनवाइट करते तो उनके पैसे से उनको आना पड़ता है। क्या भूखा नंगा बिहार है क्या? और वो भूखा नंगा जो मैं छोड़ के आया था, आज रोना आता है। वो भूखा नंगा आज भी खाली रोड बना है, पटना से एयरपोर्ट से मुंगेर जाने के लिए जो रोड बना है वो बड़ा खूबसूरत बना है। हाँ, शायद अटल जी के समय बना हो। और 3 दिन पहले मुंगेर की जो नदी पे ब्रिज बनी है उसका उद्घाटन हुआ है फिर से, गडकरी जी ने बॉम्बे से या दिल्ली से, और वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने, सबने इनॉग्रेट किया। तो ये एक डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन एजुकेशन में हमारे देश के सबसे विद्वत लोग बिहार के हैं और उनको जूते के नीचे पूरा वर्ल्ड रखा हुआ है। ऐसा क्यों है? इस बात का दुख है मुझे, और मुझे नींद कैसे आएगी? मुझे याद है जब आपने जर्नलिज्म की बात की, इंडिया टुडे का लोगो हिंदी का निर्माण 1980 में इंडिया टुडे में किया गया। आज मैं रोज देख रहा हूं, आज तक के नीचे लिखा रहता है बेमिसाल 20 साल। मैंने कल लिखा है बेमिसाल 45 साल, और ऊपर इंडिया टुडे का लोगो रखा है हिंदी का। हिंदी अक्षर के बाद जो 90,000 कॉपी पहली बार राजीव गांधी जी के चेहरे के साथ शुरू हुई, मेरे तीसरे अंक में मैंने जो कवर बनाया वो 3,60,000 कॉपी रिकॉर्ड में है हमारे पास, मार्केटिंग रिकॉर्ड में जो छपी। तो आज हम बोल रहे हैं आज तक 20 साल। कौन सा 20 साल? आज तक नहीं, इंडिया टुडे 45-50 साल, 60 साल। तो वो जो नशा है अक्षरों का वो सोने नहीं देता है, और रोज मुझे लगता है कि गलतियां हो रही हैं। आज सब टेलीविजन को देखें तो सबके चेहरे एक जैसे हैं, सबके फॉन्ट एक जैसे हैं, सबका कलर स्कीम एक जैसा है। उनको नजर नहीं है अपने आप को सुंदर बनाने के, इंटरनेशनल लेवल पे लाके खड़ा करने के। इन सभी चीजों पे काम करने की दरकार है। और इस पागलपन ने, शत्रुघ्न जी, इस पागलपन ने 22 साल अखबारी दुनिया में काम करते करते अखबार प्रिंट मीडिया का प्रिंट कम हो गया, तो मेरे मन में आया अक्षरों लोग कि कैसे खाए। तो मैं जो है बिहारी हूं, सत्तू का खाना, लड़ुआ का खाना, रामदाना का खाना, उन सब बातों को लेके मैंने अक्षरों को और मंत्र को जोड़ने की कोशिश की। और आज के दिन में 10 करोड़ बीजा अक्षर लिख चुका हूं, और अभी प्लानिंग है दुबई में एक मंत्र की एग्जीबिशन करें। पटना से आप भागे बनारस। हाँ। तो बनारस में वो सब कुछ मिल गया जो पटना में नहीं मिला था। नहीं, सबसे खूबसूरत बात बनारस की ये हुई कि पटना में कर्पूरी ठाकुर जी को चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। उनका हाथ पकड़ के मंत्रालय से अब हम लोगों ने अपने हॉस्टल में लाया, बोला हमारे साथ खाना खाना पड़ेगा। और वह कंकड़ वाले चावल और 10 दाने आलू की भुजिया मस्टर्ड ऑयल में बनी हुई, और वो खा के कंकड़ निकाल के उन्होंने भी खाया हमारे साथ। और आज खाना बदला है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन जब मैं बनारस आया तो जब कैंटीन में संडे को फिस्ट बनता है तो मुझे मीठा भी खाने को मिला। तब मुझे लगा मैं कितना गरीब हूं, और आज भी गरीब हूं। लेकिन जब बनारस आया और मुझे नेशनल अवार्ड मिला, लेकिन मुझे लगा मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और फिर बनारस से 4th ईयर 5th ईयर करके फिर भाग गया बड़ौदा के द्वार में, और वहां जाके जो मैंने दुनिया देखी तो मुझे लगा दुनिया की सबसे खूबसूरत जो जगह है वो शिवाजी राव यूनिवर्सिटी है। क्योंकि वहां हर दिन खाने को 2 सब्जियां और रोटी मिल जाया करते थे। कभी कभी संडे को पूड़ी मिलती थी जो हम बिहारियों को बहुत पसंद है। लेकिन वहां भी कुक को एक दिन बहुत पीटा कि हमें तीखा खाना खिलाया करो, और कुक ने, वहां के कुक ने रस्सी से उसको बांध के हमने खूब पीटा। और वहां के कुक ने, मैंने रिक्वेस्ट किया उसने कि सर आज आपने मुझे पीटा है, जब बड़ौदा छोड़ के जाएंगे तो आपको मैं गुजराती बना दूंगा। और सच में शत्रुघ्न जी, आज मैं संडे को बिना फाफड़ा जलेबी खाए मेरी लाइफ अधूरी है। ये उस कुक ने मुझे सिखा दिया खाने की पद्धति को। और मुझे लगता है कि दुनिया में सभी चीजों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। और हम गरीब देश हैं, लेकिन हम अच्छे बन सकते हैं, अच्छे हैं। उस प्रक्रिया में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, जो समय बताएगा और होगा, और विचलन रहने वाली है। अब मैं अपने एक विषय पे आता हूं। जब पहुंच गई, हाँ,
हमेशा आपके अंदर एक जो तड़प, कुछ काम करने की, अलग काम करने की तड़प रही, तो उसी में एक गुस्सा भी आपके अंदर हमेशा रहा है। इस गुस्से में जो तो कलाकार जो आपने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद आप पढ़ाई तुरंत खत्म करने के बाद आपने क्या किया? जब मैं बनारस में था तो मैं रोड साइड में जाके टाइपोग्राफी को कलेक्ट करना, उसको क्लीन करना और ट्रे में रखना, जो जिसको हम फ्रांस में पाइका बोलते हैं। जैसे कि इंच होता है, सेंटीमीटर होता है, एमएम होता है, पॉइंट्स होते हैं। आज कंप्यूटर में पॉइंट्स की बहुत वैल्यू बढ़ गई है, साफ दिखता है मैक पे और पीसी पे। तो उस पद्धति को, पाइका को, तो मुझे लोग पाइका बॉय बोलने लग गया तब से। तो अक्षरों के दुनिया में वो एक अक्षर को ट्रे में रखने की जो पद्धति है, जहाँ लेटर प्रेस चलता है, वहां से उसको सीखने का काम मिला और होर्डिंग बनाने का काम मिलता रहा। तो थोड़े पैसे मुझे मिलते रहे। मुझे घर से 100 रुपये आते थे और 100-150 रुपये मैं बाजार में मेहनत करके कमा लेता था। लेकिन स्थिति बदलती गई जब मैं बड़ौदा आया। सबसे ब्यूटीफुल बात हुई, गुजरात ललित कला एकेडमी का मुझे अवार्ड मिला पेंटिंग का। और ये अवार्ड जो है वहां पे लो गार्डन है अहमदाबाद में, वहां मिला। और उस समय में शायद कांग्रेस की जो दिल्ली के जो हैं लेडी जो एक्सपायर कर गई, शायद वो वहां गवर्नर थी, तो बड़ा अवार्ड हुआ। लेकिन कॉलेज में हंगामा ये हो गया कि एक बिहारी या एक यूपीएन जिसको गुजराती नहीं आती है, उस साले को गुजरात का सबसे बड़ा अवार्ड मिला एज ऑफ 20 के आसपास, 20-21। तो वहां के टीचरों में बड़ी खलबली मची कि ये मुझे आज तक नहीं मिला जो इनको मिला। और वहां के अखबार में गुजराती में लिखा था, तो मैंने कम से कम 100 बार उसको सभी गुजराती मित्रों से पढ़ाया कि 2000 रुपए का इनाम मुझे ललित कला एकेडमी से मिला है। तो हमारी गर्लफ्रेंड बन गई थी। उन्होंने बोला कि आपको गुजराती नहीं आती है, कोई ऑब्जेक्शन ले लेगा कि स्टेज पर गर्लफ्रेंड आपको गुजराती नहीं आती है तो कैसे आप बात करेंगे। तो मैंने 4-5 लाइन गुजराती रट ली, स्टेज पे जाके बोला, तुम्हारो शुक्रगुजार छूं, हाँ तुम्हारे कारण मुझे अवार्ड मिला और मैं बहुत गर्वान्वित फील करता हूं कि मैं गुजरात में आके यहाँ पढ़ के यहाँ का इनाम मिला। तो जब मैंने गुजराती में बोला तो जो टीचर्स थे उनको बड़ी सुई लगी। तो वो उत्पीड़न, वो आग, वो पागलपन वो रहा। जब इंडिया टुडे का मास्टहेड डिजाइन किया गया, उस समय कंप्यूटर नहीं होता था, प्लेट मेकिंग बहुत मुश्किल से होती थी, पूरा काम थॉमसन प्रेस में होता था। तो इंडिया टुडे को मैं अगर डिजाइन के रूप में बताऊं तो टुडे TODAY 5 शब्द होते हैं, TODAY, और इंडिया छोटा सा ऊपर लिखा होता है। 5 शब्द इंग्लिश का जो वजन होता है वो अगर 100 किलो के बराबर है, तो इंडिया टुडे हिंदी जो 11 शब्द होते हैं उसका वजन भी 100 किलो के बराबर रोड पे दिखे, उतना ही वॉल्यूम में वो दिखे। हिंदी में हर्षुकार, दीर्घुकार, आकार, पेकार, सुकार, इतनी सारी, आधा न है उसमें, इतनी सारी चीजों को जोड़ के, तो इसको जैसे सोनार एक एक दाने से वजन करता है सोने का, उस तरीके से अक्षरों को वजन किया गया। और रोड पे जब इंडिया टुडे का मास्टहेड नया आया हिंदी का, तो एक तहलका मचा पत्रकारिता के क्षेत्र में। और वो तहलका जो है वो सोने नहीं देता है। जब आप ट्रेन में 50 किलोमीटर जाके काम पे जाते हैं तो हर जगह आपका इंडिया टुडे का मास्टहेड टंगा है, और वो इतना सुंदर लगता है कि आपको एक जीवंत उदाहरण देता है, जीने की तमन्ना बढ़ाता चला जाता है, और आज भी वो एस्टैब्लिश्ड है। तो पत्रकारिता, आपकी कला जो है पत्रकारिता में देखी, फिर धीरे धीरे किताबों की तरफ आप आए। तो अखबार और किताबें, इनका आपके कलाकार जो आज आप कर रहे हैं, आज जो कुछ कर रहे हैं उसको करने में इनका क्या योगदान है, या किस तरह की भूमिका? इनका बहुत बड़ा योगदान है। आज के एजुकेशन में अगर देखें तो पूरे देश में IIT इंस्टीट्यूट से लेके DV पाटिल इंस्टीट्यूट से लेके, पूना से लेके, NID से लेके, आप वहां के प्रोफेसर से, टीचर से पूछिए कि ड्रॉप लेटर क्या होता है, उनके दादाजी भी नहीं बताते हैं। एक पेज में कुछ बना देना माने नहीं रखता है। अब मैं एक ड्रॉप लेटर पे 500 ड्रॉप लेटर जमा करके एक किताब लिख रहा हूं, जो आज के एजुकेशन को बहुत बड़ा योगदान होगा मेरा और मेरे मित्रों का, उनका काम भी जमा कर रहा हूं कि जब कोई कहानी 2000 वर्ड, 1500 वर्ड की होती है, तो उसके बीच में
पढ़ने की प्रक्रिया को रोकने के लिए ड्रॉप लेटर का यूज होता है। ड्रॉप लेटर कितना सुंदर होता है, कैसे रखा जा सकता है, उसके भी 200-300 पद्धतियां लिखी गई हैं। अब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं जरूर छाप के लोगों तक जाने की कोशिश करूंगा। लेकिन इंडिया टुडे के बाद अगर हम दैनिक भास्कर को देखें, आज के दिन जो 2 लाख कॉपी बिकती थी और आज दैनिक भास्कर 60 लाख कॉपी बिक रही है, तो उसकी जो सफाई हुई है, रखने की पद्धति की सफाई हुई है। और अगर हम एनबीटी को रोज देख रहा हूं, मैं रोने के लिए एनबीटी खरीदता हूं, रोज मैं नवभारत टाइम्स को खरीदता हूं, मेरे जले हुए पैसे को मैं उनके ऊपर कुर्बान करने के लिए। यह जलन है हमारी। कल के अखबार में मैंने देखा कि हेडलाइन के नीचे कैप्शन जो लिखा है वो 11 पॉइंट का है और ठीक उसके बगल में दूसरा बॉक्स है, उसमें कैप्शन 7.6 पॉइंट का लिखा है। ये अगर आप अंधे हैं तो लोगों को अंधा क्यों बना रहे हैं, इस बात की समझ पत्रकारिता में लोगों को होनी चाहिए। और नहीं है तो मर जाएं, लेकिन मुझे तो पढ़ने को चाहिए। आप बोलते हैं हमारे यहां कुछ नहीं है। एक उदाहरण देता हूं, सन्मार्ग कलकत्ता का पेपर, इंडिविजुअल कलकत्ता का पेपर है, उसकी जमीनी पकड़ जर्नलिज्म की बहुत अच्छी है। हर गली में क्या तूफान हो रहा है उसकी जानकारी उनको, ममता बनर्जी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विवेक गुप्त की वो उनके बाबूजी रामदीन गुप्त जी की है, जो अब नहीं रहे। और बनारस के बहुत सारे साधु संत के द्वारा लगाए गए पैसे से उस अखबार का निर्माण हुआ, सन्मार्ग का। वहां पे राजस्थान पत्रिका है, उसका बिकना कम हो गया, धीरे धीरे उनको बंद करना पड़ा। कारण यह है कि आप ऊपरी लुक में जा रहे हैं, आप अंदरूनी लुक में नहीं जा रहे, इसलिए आप मर गए। वहां पे विश्वामित्र है जो लंबे समय से वहां काम कर रहा है अखबार, वो शायद आज तक आनंद बाजार पत्रिका के ग्रुप का अधिकार। उस अखबार को भी अभी हाल में 1 साल पहले बंद करना पड़ा, क्योंकि एक तो पढ़ाई कम हो गई, लोगों का पढ़ना कम हो गया। उसके बाद अगर आप कचरा देंगे, इंफॉर्मेशन बराबर नहीं देंगे, तो अखबार की कोई उपयोगिता नहीं है। अगर आप इंफॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो अखबार की उपयोगिता बढ़ेगी और रेवेन्यू भी बढ़ेगा, एड रेवेन्यू भी बढ़ेगा। जो आज के दिन भास्कर ने एक जगह बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, वहां के लोकल को लेके 120 पन्ने का एक स्पेशल एडिशन निकाला। उसकी कीमत उनको 1,20,00,000 आई, जिसमें उनको 40 लाख का खर्च हुआ उसको करने में, 80 लाख का उनको बेनिफिट हुआ। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है, छोटे शहरों को भी खूबसूरत बनाना, लिखना, करना, जो आज का जर्नलिज्म मर गया है, उसको जिंदा करना मेरा काम नहीं है। लेकिन मुझे वो जलन होती है कि हम अच्छा अखबार नहीं पढ़ सकते हैं, हम अच्छा न्यूज नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया मैं आज बचपन से ले रहा हूं और मुझे डर है कि हर दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में 3 दिन के बासी न्यूज को पूरी दुनिया में समझने के बाद छापते हैं। अगर आप इस तरह से मरे हुए होंगे, लेकिन हमको पढ़ना है, तो ये हमारी बीमारी है, हम कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, अखबार, पत्रिका, पुस्तक, इसके बाद आप पेंटिंग पहले से कर रहे हैं, लेकिन अब प्रमुखता के साथ आप पेंटिंग कर रहे हैं। तो ये पेंटिंग जो है, और कहीं न कहीं आप वहाँ जाकर एक ठहर जगह है, तो नहीं, यहाँ आपकी मंजिल मतलब मिल गई? नहीं, मैं ठहरा नहीं हूं। मैं आज भी पागलों की तरह पलंग पे कम से कम 200 करवटें लेता हूं सोने के बाद, इसलिए कि वो बेचैनी जो है खत्म नहीं हो रही है। इसलिए पेट काट के अभी 18,000 में लगा के 36,000 रुपए लगा के मैंने पेंटिंग को बांधा, कुछ वर्क को, और दुबई लेके गया, वहां के कॉन्सुलेट जनरल को दिखा के आया और बहुत प्रभावित हुए मेरे इस नए सोच को लेके। मैंने उर्दू में वंदे मातरम हो इस विषय को लेके आज 7 साल कंप्लीट कर रहा हूं। उस विषय को लेके फटेगा, जब फटेगा तो वो गांधी के नमक सत्याग्रह की तरह एक अक्षर आंदोलन होगा, एक बिहारी का, पूरे विश्व को, भारत को नहीं पूरी दुनिया को एक इंफॉर्मेशन जाएगा कि वंदे मातरम उर्दू में भी सीखना चाहिए, वो हमारी मौसी है। तो मैंने सीखने की एक प्रक्रिया शुरू की, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इन सब शब्दों को लेके मैंने उर्दू में लिखा जाए। हाँ, हिंदी में लिखे, अंग्रेजी में लिखे, अब उर्दू में लिख रहे हैं, तो अर्थ तो वही रहेगा, अर्थ वही रहेगा। आग्रह क्यों उर्दू में लिखने का? उर्दू में लिखने का आग्रह यह है कि आज जो सरकार चल रही है, ऑरेंज कलर की सरकार चल रही है,
संघ का होना, बीजेपी का होना कहीं गलत नहीं है, लेकिन इनके आंख के ऊपर जो एक लेयर है उसको कम करके पूरे भगवा हमारा जो देश का ध्वज है, फ्लैग है, ऑरेंज है, व्हाइट है और ग्रीन है, तीनों कलर को मोदी जी 10% समझ पा रहे हैं। अगर वो पूरा समझ पाए तो हमारे देश में बहुत शांति होगी। आज बीजेपी या आज देश में अराजकता इतनी तेजी से बढ़ी है कि हम छींक भी दें तो हमको गांव वाले पीट देते हैं कि तुम्हारे छींकने से 5 लोगों को कोरोना हो गया। देश इतना खराब स्थिति में जाके खड़ा हो गया है। आज अगर स्कूल के बच्चे हिजाब पहन के जा रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करके जा रहे हैं, अच्छी बात है। तुम भी ऑरेंज शर्ट पहनो, पीला शर्ट पहनो, काला शर्ट पहनो, कोई दिक्कत नहीं। आप अन्ना डीएम के येलो शर्ट पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यहां आती है कि दूसरों को समझने में जो कमी है उस कमी को दूर करना मुसलमानों का भी काम है और हमारा भी काम है। ऐसे अक्षर यात्री, मेरा जो सोच है कि ग्रीन कलर को हमारी मौसी है, तो वंदे मातरम अगर हम उर्दू में लिखते हैं और पूरे देश के 2000 बाल विद्या मंदिर के बच्चे हमारे प्रक्रिया को देखते हैं तो उर्दू में जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय ये लिखना सीख जाएंगे। अगर हमारे एक लैंग्वेज को मोदी जी बोलते हैं, हमने इस किताब में लिखा है कि सभी भाषाओं के बेसिक अक्षर को समझना चाहिए, तो मैं उस बात को समझ बोलते रहिए। अच्छा, अभी एक वर्क दिखाता हूं मैं। मेरी जब शादी हुई थी तो मैं कश्मीर गया, 7 दिन के लिए कश्मीर गया था। तो कश्मीर में मैंने देखा कि मैं पुलवामा में और वो क्या जगह है गुलमर्ग में रात के 2 बजे भी, जैसे बॉम्बे में 2 बजे बेटे के साथ बच्चों के साथ पाव भाजी खाने, इडली खाने शिवाजी के पुतला पे मीरा रोड में चला जाता, मीरा भाईंदर में, उस तरीके से वहां भी रात के 2 बजे घूमता था और एक आनंद का स्रोत होता था। आज ऐसा क्या हो गया कि एयरपोर्ट, जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट उतर के आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं बिना प्रोटेक्शन के। इस देश भारत माता के सीने में ऐसी क्या दुख डाल दिया हमने कि वो नहीं जा पा रहे हैं। इस दुख को देख के मुझे हर दिन का जलन होता है और मैंने नमो अरिहंतानम को लेके इस पेंटिंग का निर्माण किया है। 70 ये अखरोट की ट्रीज हैं, अखरोट के जड़ हैं, पेड़ हैं और इसमें 70% से ज्यादा जगह पे नमोकार मंत्र लिखा है। और ये 370 के आजादी के 370 के होने के 5 साल पहले ये पेंटिंग बनाई गई है, जो ताज में आपने देखी, ताज होटल में अभी लगी थी। और एक बहुत वैल्यू और सबसे ब्यूटीफुल बात है, इनकलाब जो देश का सबसे ब्यूटीफुल न्यूज़पेपर है उर्दू में, उनके 40 लाख एडिशन में उन्होंने एडिट में इस बात को रखा। ये एक बहुत बड़ी जानकारी नहीं, एक प्रकार का संघर्ष है। कैसे पनपेगा, कैसे फूटेगा, कैसे लोगों तक जाएगा, इतना मेरे में ताकत नहीं हो पा रहा है। इसीलिए मैं बहुत व्याकुल हूँ, बहुत चिंतित हूँ, पत्रकारिता से लेके और सभी क्षेत्र से लेके, या शायद मेरा फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो जो मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। अभी क्या आपकी अभी योजना क्या है? इन दिनों आप क्या कर रहे हैं? इन दिनों हम 3-4 बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। जो एक मैं कैलिग्राफी में एक संत हैं, उनका नाम है प्रमाण सागर जी, आदरणीय परम पूज्य प्रमाण सागर जी। परम पूज्य तो बोलना पड़ेगा, बड़े हैं, गुणी हैं और पूरी दुनिया 15 लाख से ज्यादा लोग उनको टीवी पे फॉलो करते हैं। उन्होंने एक निर्माण किया है सीकर जी में, उस निर्माण का मैं एक पार्ट, छोटा सा सुई भर पार्ट हूँ। वहाँ एक दीवार बन रही है, तो उस दीवार में 30 लाइन में लिख के दे रहा हूँ कैलिग्राफी में, जो दुबई के एक आर्किटेक्ट हैं उनके साथ काम करके मैं दे रहा हूँ। और वो शायद समाज के लिए एक उपलब्धि होगी, ऐसी सोच है हमारी। उस जगह का नाम गुनायतन है, ऐसा एक विचार चल रहा है। और दूसरे 2-3 और भी 2 किताबें लिख रहा हूँ लोगों पे, बहुत बड़े मेंबर पार्लियामेंट हैं, 2 कांग्रेस के हैं, उनके ऊपर, तो वो अभी शायद नवंबर तक आ जानी चाहिए, ऐसी उम्मीद है। तीसरा है, मैं कॉन्सुलेट जनरल से जब जाके दुबई में मिला
तो उन्होंने बोला कि जब आपके घर विनय सहस्त्रबुद्धे आईसीसीआर के चेयरमैन आए, उन्होंने मोदी जी को तुरंत ट्वीट किया, तो वो अगर मुझे परमिशन देते हैं तो मैं आज का आज दुबई में आपका एग्जीबिशन कर सकता हूं, जो भी खर्च होगा वो सरकार देख लेगी। लेकिन मुझे पता नहीं है कि लोग आते हैं, आप आते हैं, आप हमारे लोग हैं, फैमिली हैं, लेकिन जो लोग आते हैं, बड़े से बड़े लोग आते हैं, कोई बोला कराट साहब होते हैं, एक भागवत कराट फाइनेंस मिनिस्टर, उनके पास ले चलूंगा, मुझे घास डालते हैं, मैं घास खा नहीं पाता हूं, उसी खच्चर की तरह आगे घास टंगा है एडवर्टाइजिंग के रूल की तरह। मैं अब बिहार के चीफ मिनिस्टर सुशील मोदी जी से 2 बार मिल चुका। मैंने बोला चाहे तो आप पैट्रॉन बने, चाहे आधे घंटे का समय मोदी जी को दे, मैं मोदी जी को बताऊं और मैं उनका हाथ पकड़ के अगर वंदे मातरम उर्दू में कैनवास पे लिख दूं तो 60 कंट्रीज में एक नॉलेज जाएगा कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो आज 70% दुनिया में जाना जाता है, वो 100% टॉप पे जाके खड़ा हो जाएगा। ऐसी मेरी ताकत है, मेरी सोच है, मेरी कला की सोच है, मेरी लिखावट की सोच है, मेरी भारत माता की सोच है, जो लोगों तक जाएगा और एक अद्भुत भारत, जो नए भारत की बात हो रही है, कागजों में हो रही है, इंप्लीमेंटेशन में नहीं हो रही है। हर चीज महंगा होता जा रहा है, सरवाइव करना मुश्किल होता जा रहा है, पत्रकारिता से लेकर सब जगह गलत हो रहा है। तो इस गलत को तोड़ने का काम हमारे मोदी जी करेंगे, ये मुझे आश्वासन है। और मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है एक फकीर से दूसरा फकीर। अगर गौर से देखें तो दूसरे फकीर में 9 लोगों का नाम मेरे पास आया, मेरी सोच में आया। विवेकानंद आए, सरदार पटेल आए, दीनदयाल उपाध्याय नहीं आए, उनको मैं फकीर नहीं मान रहा हूं, सरदार पटेल को फकीर नहीं मान रहा हूं। विवेकानंद जी के समय में मीडिया इतना बड़ा नहीं था कि विवेकानंद जी की बातों को आज भी हम किताबों तक सीमित रखे हैं, ऑनलाइन नहीं सीमित कर पाए हैं। आप ऐसे एक व्यक्ति मिले हैं मुझे जो पूरी दुनिया में जाने का रास्ता है, और अगर आप मेरे साथ या मेरी समझ के साथ वंदे मातरम लिखते हैं तो हमारे देश का जो ध्वज है, फ्लैग है, जो पूरी सभी चीजों की समानता की बात कर रहा है, एक पूरी यूनिटी की बात कर रहा है, पूरे लोकतांत्रिक देश के एक झंडे की बात कर रहा है, उसको सॉल्व करता है। सिर्फ ऑरेंज या व्हाइट सॉल्व नहीं करता है। इसलिए इस प्रोजेक्ट पर 7 साल से मैं काम करके पागलों की तरह 40 लाख से ज्यादा खर्च कर दिया हूं। जर्मनी में पूरा काम हुआ है और हर एक वर्क कीड़े नहीं लगे, उसका सर्टिफिकेशन है 99 इयर्स का सर्टिफिकेशन के साथ। अब मेरा मन है 24 पेंटिंग पे मोदी जी साइन करें, 125 पेंटिंग्स हैं, 24 पे सिर्फ साइन करें, और वो लंदन या दुबई हो, इंडिया में नहीं हो एग्जीबिशन पहला, और वो क्रिस्टीज उसको ऑक्शन करे, और उस ऑक्शन से सबसे बड़ी बात है, एक पेंटिंग की कीमत अगर 5 लाख है, मोदी जी के सिर्फ साइन करने से उसकी कीमत 25 से 30 लाख हो जाएगी। और मैंने अपने एग्रीमेंट में लिखा है, आज से 9 साल पहले लिख दिया है कि मैं अपने बाबूजी भंवरलाल जैन और सोहनी देवी जैन के नाम से 1-2 करोड़ जो भी होगा, मैं तो इतना बड़ा नहीं हूं, वो पैसे आएंगे, मैं पीएमओ ऑफिस को भारत माता को बचाने के लिए समर्पित कर देना चाहता हूं। ये मेरी सोच है इस प्रोजेक्ट को लेकर। तो जैन कमल जी से बात करते हुए आपने देखा कि एक कलाकार के बनने की प्रक्रिया तो हम देखते हैं, एक साथ साथ एक आक्रोश होता है, एक बेचैनी कलाकार की। आज जो काम कर आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उनकी बेचैनी बढ़ रही है। अभी फ़कीर के साथ इनकी बेचैनी है, और ये काम पिछले 4-5 साल से 4 साल से उस योजना में संलग्न है। और ये बेचैनी आप उनकी बातों से देख सकते हैं, ये बेचैनी आप उनके चेहरे से देख सकते हैं, उनके काम से देख सकते हैं। तो हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है, उनके इस कार्य में सफलता मिलेगी। और उससे ये आप उनके पास जो ज्ञान का भंडार है, और जो पत्रकारिता के क्षेत्र में या प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो उनके योगदान है, जो उनका ज्ञान है, वो बाकी लोगों तक पहुँचे, उस ज्ञान को, और दूसरे लाभान्वित हो, खासकर युवा वर्ग लाभान्वित हो। हम इसके लिए अलग अलग विषयों पर बातचीत करेंगे, लेकिन आज इस बातचीत को हम यहाँ विराम दे रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं।
फिर से आएंगे और नए सिरे से अलग अलग विषयों पे बातचीत करेंगे। नमस्कार। 2 लाइन। कमल जी ने भी आपसे प्रणाम नहीं किया, नमस्कार नहीं किया, इसलिए पूछिए, 2 शब्द और आपसे कहना चाहते हैं। अगर आप देखें तो गांधी जी ने बोला सबको सन्मति दे भगवान, ये मेरा एक स्केच है। हाँ, सबको सन्मति दे भगवान। और अगर हम मोदी जी पे जाते हैं तो उन्होंने बोला सबका साथ सबका विकास। लेकिन एक छोटा सा बच्चा है, गांधी जी एक पूर्ण रूप में एक व्यक्तित्व हैं और विश्व के 40 लाख गांधी पूरी दुनिया में हैं, म्यूजियम्स में हैं। तो 40 लाख एक गांधी कैसे बने, ये सोच सबसे पहले एक कलाकार को अपने काम के बारे में आनी चाहिए, तब वो सृजन कर सकेगा, कॉपी नहीं करेगा, सृजन करेगा। तो यहां एक गांधी का सृजन हुआ है और इनके चेहरे के पास अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां पे लिखा है मोदी जी का पूरा नाम यहां लिखा है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो ये एक बच्चे को जन्म दे रहे हैं, ऐसी इस पेंटिंग की प्रक्रिया है। और इसमें अगर गौर से देखें तो देवनागरी में नहीं लिखा हुआ है, बंगला में है या उर्दू में है और वो रेंडर्ड हुआ है। तो आप देखिए, हम तो हिंदी जानते ही हैं, पूरा देश ही हिंदी जानता है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन हमारी मौसी कौन है इसकी जानकारी इस वर्ग से मिलती है। लेकिन हम सडनली देखें एक छोटा सा बच्चा चिकर रहा है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। कुछ लोग जरूर सुन रहे हैं। तो मैं चाहता हूं पूरा विश्व सुने। तो उनकी गूंज जो है वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद, इन सब बातों का समावेश इस पेंटिंग में है, जो एक अद्भुत बातों को रखता है। और मैं कंफर्म हूं अपने कॉन्फिडेंस के साथ, जिस तरह से एमएफ हुसैन ने इंदिरा को दुर्गा बना दिया, तो वो एक इनकम्प्लीट बातें थी, एक व्यक्तित्व की बातें थी। यहां मोदी जी का प्रेज नहीं हो रहा है, यहां मोदी जी को एक बच्चे की तरह देखा जा रहा है। और पूरे विश्व में और पूरे भारत में ग्रीन कलर में, और ग्रीन कलर को ऑरेंज कलर में, ऑरेंज को ग्रीन में लाने की जो प्रक्रिया है वो हमारे ध्वज में है, वो हमारे कलर में है, वो हमारी संस्कृति में है। हमारे बाबूजी जब बचपन में बोलते हैं कि मेरे बगल का नेबर जो मुसलमान था और उनके यहाँ से गाय का दूध मेरे घर आता था, ये जो प्योरिटी है वो आज भी है और आगे भी रहेगी, इतना मुझे अपने बात पे कॉन्फिडेंस है। ये एक अनयूजुअल गांधी है, ये पहला विश्व का गांधी है जिसके नाक पे जय श्री राम लिखा है उर्दू में। अगर आप इसको ओरिजिनल वर्क को, और मैं चाहता हूं जब ये डिस्प्ले हो तो आप सब लोग आए, पागलपन अपने बच्चों को जरूर लाएं। आप नहीं आए, अपनी वाइफ को, बच्चों को, परिवार को लेके आए और एक अद्भुत अक्षर यात्रा को पूरे विश्व में देखने की प्रक्रिया को समझे। ये एकदम नमक सत्याग्रह की तरह एक आंदोलन है जैन कमल का, पूरे विश्व को, भारत को नहीं पूरे विश्व को। एक कलाकार की रचना प्रक्रिया विचारों से होकर जब कैनवास पे सारी चीज़ें उतरती हैं और उसके साथ एक गुस्सा भी है, सब कुछ बदलने का एक जोश है कि दुनिया कैसे बदले, और जो समानता की बात करते हैं, एक उनका विचार हो सकता है, लेकिन ये विचार जो है वो कहीं न कहीं एक शांति, सबको सहमति देने की बात वे करते हैं। तो आज यहीं पे इस बातचीत को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार।